नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं हरीश शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही शानदार पढ़ेंगे हम, और ऐसा टॉपिक है जो परीक्षा में, हर परीक्षा में, चाहे कि कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी का हो या पुलिस का हो या टीचर्स के एग्जाम, कितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उनमें से इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे संविधान में हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार में से क्वेश्चन आएंगे और मौलिक अधिकार ही हम पढ़ेंगे। वैसे तो आपने मौलिक अधिकार का टॉपिक बहुत बार पढ़ा होगा, है भी इंटरेस्टिंग और याद भी हो जाता होगा आपको, लेकिन याद करने के बाद क्या होता है, कुछ ही समय में हम भूल जाते हैं वापस, और फिर हमें वापस पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम टॉपिक को इस तरह से पढ़ेंगे कि आज के बाद हम इस टॉपिक को कभी नहीं भूलेंगे। तो मौलिक अधिकार में से जो क्वेश्चन बनेंगे वो पढ़ेंगे हम, किस किस क्वेश्चन बनेंगे और क्या क्या मौलिक अधिकार हमें दिए गए। तो देखिए दोस्तों, हमें हमारा जीवन जीने के लिए संविधान की तरफ से कुछ अधिकार दिए गए हैं, वही हमें जीवन जीने के लिए वो अधिकार प्राप्त होते हैं जिससे हम अपने जीवन को सुचारू रूप से जी सकते हैं। और उसके लिए हमें हमारे संविधान का सहारा लिया गया है, जिसका अगर हमारे मौलिक अधिकार में से किसी भी मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तब हम जो उच्च न्यायालय है या न्यायालय है या सुप्रीम कोर्ट है उसकी हम शरण ले सकते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि मौलिक अधिकार है वो कहाँ से प्राप्त हुए हम और कैसे प्राप्त हुए। तो आपको पता होगा कि जो मौलिक अधिकार है वो हमें संविधान का जो भाग है, संविधान का भाग 3, संविधान के कौन से भाग में, भाग 3 में। इसके साथ साथ ये कौन से देश से लिए गए, तो आपको पता होना चाहिए मौलिक अधिकार जो हमें प्राप्त हुए हैं वो हमें प्राप्त हुए अमेरिका से। अमेरिका का जो मूल संविधान है उसमें से हमने ग्रहण किए हैं। तो अब देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गए। पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकार है वो संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 में है। मौलिक अधिकार है वो कौन से देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं, तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार है वो ग्रहण किए गए हैं। ये 2 चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब देखिए जो मौलिक अधिकार है वो कौन कौन से, आइए शुरू करते हैं। देखिए हमें जो कुल मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं वो 6 मौलिक अधिकार है। पहले हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं, देखो कौन कौन से हैं। पहला है समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है टोटल, जिसमें से पहला है समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 तक है। फिर तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 और 24 में। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अगला है 5वां है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार जो अनुच्छेद 29 और 30 में है। और अंतिम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में। अब देखो टोटल 6 मौलिक अधिकार। अब आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार, तो कुल 6 मौलिक अधिकार है। पहले 7 थे। 7वां जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसको अब हटा दिया गया है। जो संपत्ति का जो अधिकार था, पहले था संपत्ति का अधिकार। अब देखो जो संपत्ति का जो अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन, 44वें संशोधन 1978, 44वें संशोधन में 1978 में इसको हटा दिया गया। अब इसको किस में जोड़ दिया गया है, 300A में जोड़ दिया गया है और इससे बना दिया है विधिक अधिकार, विधिक अधिकार। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो मौलिक अधिकार हैं उनमें से किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था, तो आपको पता होगा कि जो संपत्ति का अधिकार है इसको हटा दिया गया था। कौन से संशोधन के तहत हटाया, 44वें संशोधन के तहत। किस में हटाया गया था, 44 में, जो 1978 में था। उसके बाद पूछ लिया जाए कि संपत्ति का जो अधिकार है उसको किस में जोड़ा गया है, तो 300A में जोड़ा गया। और अब ये कौन सा अधिकार है, विधिक अधिकार है। तो आशा करता हूँ आपको ये 6 मौलिक अधिकार पता चले होंगे, अच्छे से समझ में आएंगे कौन कौन से अधिकार है। अब हम इसको एक एक को बारीकी से पढ़ेंगे, जिसमें जैसे 14 से 18, तो 15 में कौन सा, 16 में कौन सा, इसको एक एक हम बारीकी से पढ़ेंगे। तो आइए विस्तार से पढ़ते। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समानता का अधिकार। तो देखिए पहला जो अधिकार है वो है समता का अधिकार, समता का या समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। पहला जो है वह है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या दिया हुआ है कि विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का मतलब ये होता है कि कानून के तहत सभी व्यक्ति समान है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, सबके लिए कानून है वो समान है। ऐसा नहीं है कि अमीर है उसके लिए कानून अलग है, गरीब है उनके लिए अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे वो किसी जाति से संबंधित हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, सबके लिए संविधान में कानून है, वो कानून सबके लिए बराबर है। कानून के समक्ष सब व्यक्ति समान है। तो अनुच्छेद 14 में ही है। फिर आता है अनुच्छेद 15।
अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म, जाति, लिंग भेदभाव, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ हम धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर या जेंडर के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते। अगर हम किसी के साथ भेदभाव करते हैं तो हमारे कौन से मौलिक अधिकार का हनन होता है, अनुच्छेद 15 का। अनुच्छेद 15 में समानता का अधिकार का क्या होता है, हनन होता है, और वो व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का या न्यायालय का क्या ले सकता है, वो शरण ले सकता है, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगला है अनुच्छेद 16 में कौन सी समानता दी गई है, लोक नियोजन। लोक नियोजन या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी यानी कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकता है और सरकारी नौकरी लग सकता है। सभी के लिए रोजगार के जो है समान अवसर मिलेंगे, ऐसा नहीं है किसी को ज़्यादा मिलेंगे किसी को कम मिलेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, वो अलग चीज़ है, जैसे SC ST को जो आरक्षण दिया हुआ है वो इसका अपवाद है, बल्कि जो लोक नियोजन में सरकारी नौकरियों के सबको लिए समान अवसर दिए जाएंगे। यह है अनुच्छेद 16 में। फिर आता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत है कि हम किसी के साथ छुआछूत ये सब नहीं कर सकते। अनटचेबिलिटी का होता है ना, उसको निषेध कर दिया गया। पहले के ज़माने में आपको पता छुआछूत ज़्यादा होती थी, जिसमें व्यक्तियों में क्या आ जाती थी, हीन भावना आ जाती थी और वो एक दूसरे से क्या करने लग जाते, भेदभाव करने लगते और अपने आप को हीन समझने लग जाती थी दूसरों से। तो वो चीज़ें हैं, अब संविधान में मौलिक अधिकार हमें मिला है 17 का, उसमें इसका अंत कर दिया गया है। फिर अगला है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधि का अंत। पहले आपको पता है राजा महाराजा होते थे, वो बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते थे, जैसे महाराजा धीराज की करते थे, चक्रवर्ती सम्राट है, इस तरीके से उपाधि धारण करते थे। तो अब उन उपाधियों का क्या कर दिया है, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार 18 में उनका अंत कर दिया गया है। उनका अंत इसलिए कर दिया गया है क्योंकि मान लीजिए किसी व्यक्ति को कुछ उपाधियां अगर मिली हुई होती है तो वो क्या करते हैं, अपने आप को थोड़ा अलग समझने लग जाते हैं, और जो छोटे होते हैं, जो दूसरे लोग होते हैं, वो उससे हम अपने आप को थोड़ा सा अलग महसूस करने लग जाते हैं कि वो अलग है, वो अलग, उनको ये उपाधि मिली हुई है। तो उसमें क्या है, भेदभाव की जो भावना है वो उत्पन्न हो जाती है। इसलिए सरकार ने इस भेदभाव को मिटाने के लिए हमें एक मौलिक अधिकार मिला है 18, जिसमें उपाधियों का अंत कर दिया गया है। भारत सरकार की तरफ से हमें वो कुछ रत्न वगैरह मिलते हैं, उपाधि मिलती है, वो चीज़ें अलग है, बाकी जो उपाधि हैं उन सबको हटा दिया गया है। तो यह है हमारा समानता का अधिकार। तो आइए दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, उसको पढ़ते हैं। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हमारे अनुच्छेद 19 से 22 से दिया गया। अब देखते हैं 19 से 22 में क्या क्या दिया हुआ है। अनुच्छेद 19 में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता, यानी अनुच्छेद 19 में आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। कितने प्रकार की, 6 प्रकार की, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता है, आप बोल सकते हो, आपको बोलने का अधिकार पूरा है। इसके साथ साथ आप भारत के किसी भी कोने में निवास कर सकते हो, रह सकते हो, उसका अधिकार, व्यापार कर सकते हो आप कहीं पर भी। इस तरीके से आपको कुल 6 स्वतंत्रता दी गई है। अब ऐसा नहीं है कि आप जैसे मान लीजिए आपका पड़ोसी, उसके घर में जाकर रहने लग जाओ और जाकर कह दो कि हमें तो संविधान के मौलिक अधिकार के तहत हमें तो ये अधिकार मिला गया है कि हम कहीं पर भी रह सकते हैं, आप उसके घर पर भी धावा बोल। ऐसा नहीं है कि आप वहीं रह सकते हो, निवास कर सकते हो, लेकिन जिससे दूसरे को तकलीफ ना हो। ऐसा नहीं कि दूसरों पर प्रॉब्लम खड़ी कर दो और आप जाके कह दो कि हमें तो ये अधिकार मिला, ऐसा नहीं है। यानी आपके अधिकार वहीं तक सीमित है जहाँ तक दूसरों को उससे प्रॉब्लम ना हो। इसके साथ आप बोल सकते हो और कहीं पर भी निवास कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो। ये सारी आपको स्वतंत्रताएं हैं, वो आपको दी गई है 19 में। इसके साथ साथ अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध संरक्षण। यानी अगर आपने कहीं पर आपसे कोई अपराध हो गया है तो उस अपराध की आपको एक ही बार सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जैसे पहले किसी अधिकारी ने उसकी सज़ा दे दी, उसके बाद इसी अपराध की किसी और अधिकारी ने सज़ा दे दी, या कुछ दिनों के बाद और सज़ा दे दी किसी ने, ऐसा नहीं है। जिस समय आपने जो अपराध किया है, उस अपराध के लिए जिस समय उसकी सज़ा निर्धारित की गई थी सरकार की तरफ से, कोर्ट की तरफ से, वही आपको सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है जैसे मान लीजिए आपने 1 साल पहले क्राइम कर दिया और सज़ा आपको और आज हो रही है, आज के कानून के अनुसार होगी, ऐसा नहीं है। उस वहाँ के कानून के अनुसार उसी के तहत आपको सज़ा होगी और एक अपराध के लिए आपको एक ही बार सज़ा होगी। इसके बाद में अनुच्छेद 20 के बाद आता है 21 M में क्या है, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार मिला गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के, उसको पढ़ने का लिखने का अधिकार है। वो आपको पूरी सरकार है वो पूरी मुफ्त आपको शिक्षा दिलवाएगी। 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको यह आपको अनुच्छेद किस में मिला है, 21 A में, 6 से 14 वर्ष के बालक के लिए। उसके बाद आता है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी संरक्षण। यानी अगर आपसे कोई अपराध हुआ है या आपसे कोई अपराध नहीं, वैसे ही आपको अगर पुलिस गिरफ्तार करने आई है तो आप पुलिस को हिरासत में लेने से पहले आप उसको कारण पूछ सकते हो कि आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हो, उसका कारण बताओ।
और गिरफ्तार करने के तहत 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को आपको जो वहाँ के जो दंडाधिकारी उसके सामने आपको प्रस्तुत किया जाएगा और आपका अपराध बताया जाएगा कि इस व्यक्ति से ये अपराध हुआ। उसके बाद जो वहाँ का जो दंडाधिकारी है वो ये निर्धारित करेगा कि आपको सज़ा, अगर दोष सिद्ध होता तो उसके अनुसार आपको सज़ा दी जाएगी, अन्यथा आपको वहाँ से बरी कर दिया जाएगा, आपको छोड़ दिया जाएगा। ये आपके किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 22 में है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको स्वतंत्रता का अधिकार है वो समझ में आया हुआ। अब आइए हम तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसको पढ़ते हैं। अब देखिए अगला है तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 23 और 24 में 2 अधिकार दिए गए। कौन कौन से अधिकार है देखिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। अब देखो अनुच्छेद 23 है। 23 में क्या है? मानव दुर्व्यवहार व बलात्कार निषेध, यानी आप किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती कार्य नहीं करवा सकते, उसे काम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अगर आप इस तरह का काम करते हैं तो उसके अनुच्छेद जो 23 है उसका मौलिक अधिकार का हनन होता है। आप उसको जबरदस्ती बाध्य नहीं कर सकते काम करने के लिए। फिर अगला है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में क्या है? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन प्रतिषेध, यानी 14 वर्ष, कोई बच्चा अगर 14 वर्ष से कम आयु का है और उसको अगर कहीं कारखाने पर काम लगा दिया जाता है या कहीं जोखिम भरे कार्य करवाए जाते हैं तो ये कानूनी अपराध है। वो उसके मौलिक अधिकार 24 है उसका हनन होता है कि आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में या जहाँ पर कोई दुर्घटना संभावित क्षेत्र है वहाँ पर आप उसको कार्य नहीं करवा सकते उससे। ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब इसके बाद जो चौथा मौलिक अधिकार है वो आपका है धार्मिक स्वतंत्रता, जिसमें अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। जिसमें अनुच्छेद 25 में क्या है? धर्म को मानने व प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो। ये आपके अनुच्छेद 25 में दिया गया है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हो और उसका प्रचार कर सकते हो। इसके साथ साथ अनुच्छेद 26 में क्या है? धार्मिक कार्य करने की स्वतंत्रता, यानी आप कोई भी विशेष धार्मिक कार्य कर सकते हो, कहीं पर भी अपना घर पे या बाहर कहीं पर भी आप धार्मिक कार्य है जो भी है उसका आयोजन कर सकते हो। इसकी आपको पूरी स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 26 में। इसके बाद आता है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में क्या है? विशिष्ट कार्य की अभिवृद्धि, यानी किसी विशिष्ट कार्य के लिए या कोई धर्म से संबंधित कोई विशिष्ट कार्य हो रहा है उसकी अगर अभिवृद्धि हो रही है तो आपको सरकार की तरफ से कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मान लीजिए जैसे कोई बड़ा आयोजन हो रहा है, धार्मिक आयोजन हो रहा है और आपसे कर लिया जा रहा हो कि आपको कर देना पड़ेगा इस कार्य के लिए, नहीं, आपको सरकार की तरफ से किसी भी कार्य के लिए ऐसे जो कार्य होते हैं धार्मिक संबंधी उसके लिए आपको कर के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह आपके अनुच्छेद 27 में है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 28। 28 में क्या है? कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, यानी आपको कुछ ऐसे संस्थान जहाँ पर धार्मिक शिक्षाएं दी जा सकती है, जैसे उदाहरण के लिए मदरसा वगैरह है, वहाँ पर आपको धार्मिक शिक्षाएं वगैरह दी जाती है। ये किस से अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 28 से संबंधित है, जिनमें ये ऐसी शिक्षाएं धर्म से संबंधित कुछ शिक्षाएं कुछ विशेष संस्थानों में दी जा सकती है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता ये दोनों अधिकार समझ में आए होंगे। इसके बाद हम अगला जो अधिकार है वो पढ़ते हैं। अगला है 5वां है, वो आपका अधिकार है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, जो अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। 29 और 30 में कौन सा अधिकार दिया गया है? संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29 में क्या दिया गया है? अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा, यानी अल्पसंख्यक जितने भी है हमारे देश में जिनकी संख्या कम है, जैसे मान लीजिए मुस्लिम है, सिख है, उनको कुछ अधिकार दिए गए हैं। वो उनके हितों की सुरक्षा के लिए कौन सा अधिकार दिया गया? 29 अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 30 है। अनुच्छेद 30 में दिया गया है कि वह शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन पर अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी कुछ ऐसे शिक्षा संस्थान जिन पर जो अधिकार है वो किनका रहेगा? अल्पसंख्यक वर्गों का ही उनका अधिकार रहेगा। यह आपको कौन से अधिकार में दिया गया है? संस्कृति व शिक्षा के अधिकार में दिया गया है। इसके साथ साथ जो अगला अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह है 32 में। और सबसे जो अगर हम महत्वपूर्ण की बात करें तो यह महत्वपूर्ण है, इसे संविधान की आत्मा कहा। किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा। किसको कहा है? इसको, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अब आपसे पूछ ले कि संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर के अनुसार किसको कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 को। इसके साथ साथ अगर संविधान की आत्मा की बात करें कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को। संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा कहा जाता है।
यानी संविधान की आत्मा की बात की जाए तो संविधान की आत्मा किसको कहेंगे? प्रस्तावना को। और अगर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा की बात करेंगे तो किसको कहा गया है? उन्होंने संवैधानिक उपचारों का अधिकार है 32 को अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अब आपको इन दोनों का अंतर पता चल गया होगा कि अंबेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा है और संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। ये दोनों अंतर आप समझ लीजिए। अब इसके साथ साथ आपको बता दूं कि जो 6 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में क्या है। इतनी देर हमने वीडियो में शुरू से लेकर इतने मौलिक अधिकार पढ़े हैं। अगर इन अधिकारों में अगर किसी भी मौलिक अधिकार का आपका हनन होता है, आपको लगे कि इस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत हम हाई कोर्ट की या कोर्ट की हम सहायता ले सकते हैं, जिससे हमारे जो अधिकार है ये मौलिक अधिकारों की सुरक्षा इसमें दी गई है कि अगर आप किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप न्यायालय की सहायता ले सकते हो। उसके बाद उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी कि किस अधिकार के तहत इनके मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है। ये आपके अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो आशा करता हूँ आपको अनुच्छेद है जो 12 से 32 तक समझ में आए होंगे। अब इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण बात है वो अनुच्छेद जो 32 है, 32 में आपको 5 प्रकार की रिट जारी की गई है। कोर्ट के अनुसार कितनी प्रकार की रिट जारी की गई है? 5 प्रकार की रिट जारी की गई है। अब वो रिट कौन कौन सी है, आइए उसको देखते हैं। तो देखिए अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 है। 32 में आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कोर्ट के द्वारा 5 रिट जारी की गई है। अब वो 5 रिट कौन कौन सी, आइए उसको समझते हैं। 5 प्रकार की रिट है। 5 प्रकार की रिट में जो पहली जो रिट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? सशरीर। क्या होता है? सशरीर। सशरीर यानी किसी व्यक्ति को कोई पुलिस हिरासत में लेती है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर उसको वहाँ के जो दंडाधिकारी है उसके सामने उस व्यक्ति को प्रस्तुत करना होगा। उसको बताना पड़ेगा कि हाँ जी इस व्यक्ति ने ये अपराध किया है। उसको 24 घंटे के अंदर अंदर वहाँ पर दंडाधिकारी को प्रस्तुत करना पड़ेगा उनके सामने। सशरीर का मतलब ये है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को वहाँ पर उपस्थिति ना करे और ऐसे कागज ले जाकर दे दे पुलिस वाले और कह दे कि हाँ जी साहब हमने इस व्यक्ति को ऐसे इस अपराध में इस तरह से गिरफ्तार किया है। ऐसा नहीं है। उस व्यक्ति को आपको पकड़कर उसके साथ ले जाना पड़ेगा और दंडाधिकारी के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा कि हाँ जी हमने इस व्यक्ति को इस अपराध के लिए पकड़ा है। फिर वहाँ का जो दंडाधिकारी है वो निर्णय करेगा कि अगर व्यक्ति ने अपराध किया है तो उस अपराध की उसको सजा दी जाए, या अगर कोई अपराध नहीं किया हुआ है तो उसको दोष मुक्त करके उसको छोड़ दिया जाएगा। यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अगली जो रिट है, दूसरी रिट जारी की जाती है वो प्रतिषेध लेख है। प्रतिषेध लेख में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति कोई अधिकारी है वो अपने अधिकारों का अगर गलत प्रयोग करता है, अपने अधिकार का फायदा उठाता है, गलत प्रयोग करता है अपने अधिकारों का, तो उसके लिए जो कोर्ट जो रिट जारी करेगी वो है प्रतिषेध लेख। तीसरी प्रकार की जो रिट है वो है परमादेश। परमादेश में क्या होता है, मान लीजिए कोई अधिकारी है और अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए अगर आप कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाने जाते हो, मूल अधिकार जो मूल निवास वगैरह या कोई भी जाति प्रमाण पत्र कुछ भी बनवाने जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, तो उसके लिए क्या होता है कि अगर वहाँ का जो अधिकारी है मान लीजिए वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है और वह कुछ अपने काम करने के लिए मना कर रहा है या काम सही तरीके से नहीं कर रहा है, तो उसके लिए जो है जो ऊपरी जो कोर्ट है उसको एक रिट जारी करेगी। वो रिट है परमादेश। वो आदेश जारी करेगी कि आप इस व्यक्ति का ये कार्य आप क्यों नहीं कर रहे हो, तो वह व्यक्ति कोर्ट की सहायता ले सकता है। उसके बाद जो रिट जारी होगी वो परमादेश रिट जारी होगी। उसके बाद चौथी रिट आती है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई अयोग्य व्यक्ति है और अयोग्य व्यक्ति किसी पद पर बैठ गया है जाके, और जब उसकी जांच की जाती है तो जांच में पता चलता है कि यह व्यक्ति है इस पद के योग्य ही नहीं है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई सरकारी नौकरी लग जाता है, फर्जी डॉक्यूमेंट से लग जाता है और उसके बाद में पता चलता है कि ये फर्जी डॉक्यूमेंट से लगा है या ऐसी कार्रवाई हुई है, तो उसके लिए जो कोर्ट रिट जारी करेगी वो जारी करेगी अधिकार परीक्षा। वो उससे पूछेगी आप भाई इस पद पर बैठे हो किस अधिकार से, किस अधिकार से आप इस पद पर बैठे हो, उस चीज़ का हमें स्पष्टीकरण दो। तो उस व्यक्ति को उस कोर्ट के माध्यम से उसको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि वो किस अधिकार से उस पद के योग्य है। उसके लिए जो रिट जारी करेगी वो है अधिकार परीक्षा। और अंतिम जो रिट है वो है उत्प्रेक्षण लेख। उत्प्रेक्षण लेख में क्या होता है कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति ने कुछ अपराध किया या कोई घटना ऐसी घटित हुई है जिसमें वह व्यक्ति यहाँ की निचली अदालत में या निचली जो न्यायालय है वहाँ पर अपील करता है और वहाँ पर उसकी बात नहीं सुनी जाती है और उसको लग रहा है कि हाँ मेरे द्वारा जो अपील की जा रही है, मेरे द्वारा जो शिकायतें दी जा रही है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं की जा रही, तो वह व्यक्ति क्या करेगा, उससे ऊपरी जो सदन है, ऊपरी जो न्यायालय है उसकी शरण लेगा। उससे जिला न्यायालय से ऊपरी जो उच्च न्यायालय है न्यायालय में शरण लेगा, जहाँ पर वह उसको व्यक्ति है जो कोर्ट है उसको क्या करेगा, उत्प्रेक्षण
कमीशन के माध्यम से जो ये केस होगा उसको वो अपने निर्णय है वो अपने अंडर में ले लेगी और वह उस पर कार्रवाई करेगी। इस तरह की जो 5 प्रकार की रिट है वो कोर्ट के द्वारा जारी की गई है। और ये रिट है वो किस में आती है, आपको पता है अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार में आता है, जिसको आपको पता है भीमराव अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा गया। आपका अगर किसी भी अधिकार का, अगर मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो आप कोर्ट की सहायता ले सकते हो। उसके लिए आपका जो अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको जो संविधान का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा। और के साथ वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आप तक जरूर पहुंचेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।